एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 फेब के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आज हम 23 फरवरी में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में उन पे चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी, जिनको मैंने कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनको शॉर्ट में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो शॉर्ट न्यूज़ को हम देखेंगे। फिर आप लोगों की जो भी न्यूज़ आज हम कवर करने वाले हैं उसकी हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी, है ना। हेडलाइंस के ज़रिए आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे एप्लीकेशन के ज़रिए भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है। फिर आपको मिलेंगे रिवीजन क्वेश्चन और अंत में बात होगी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो भी आंसर होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो भी न्यूज़ में होती हैं, जिस भी रीज़न से होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं, जो पर्सन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है पंडित प्रेम कुमार मलिक। इनको 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आज के दिन मतलब 23 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। इनके साथ 2019, 20 और 21 3 साल के जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हैं वो आज डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। बहुत सारे पर्सन्स हैं, कुछ आपके हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं, उनमें से कुछ कर्नाटका म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं, कुछ सितार बजाते हैं तो कुछ संतूर बजाते हैं, तो ऐसे कई सारे, एक बहुत लंबी लिस्ट है ना। 2019, 20 और 21। तो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे पंडित प्रेम कुमार मलिक को 2019 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। इनकी म्यूजिक के फील्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं ये, ठीक है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी और कई सारे अवार्ड्स भी इनको दिए गए हैं, जैसे कि दरभंगा घराना एवं बंदिश। तो दरभंगा घराना एवं बंदिश जो पुस्तक लिखी गई है वो पंडित प्रेम कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। इनको कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि बिहार कला पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर 2015। फिर है आपका ध्रुपद विभूषण अवार्ड, तुलसी अवार्ड, ऑल इंडिया रेडियो प्रेसिडेंशियल अवार्ड, नन रत्न अवार्ड। इस तरीके से कई सारे अवार्ड से जो है वो पंडित प्रेम कुमार मलिक को ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। आज के दिन जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इनको 2019 के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ये है रुद्रांश पाटिल। अच्छा, आपको मैं बता दूं रुद्राक्ष पाटिल जी के बारे में चर्चा करने से पहले अभी हम जो बात कर रहे हैं ISSF वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपका शूटिंग वर्ल्ड कप होता है ना 2023। तो आपका जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है वो इजिप्ट में हो रहा है, जिसमें इंडिया के रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इंडिविजुअल कैटेगरी में ये इनका पहला गोल्ड है, ठीक है। तो इंडियन शूटर है रुद्राक्ष पाटिल, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल किया है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप 2023 जो कि इजिप्ट में हो रही है। इन्होंने जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलब्रिच को जो है वो डिफीट करने का काम किया है। इसके अलावा आप एक और खिलाड़ी का नाम याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जिनका नाम है यहाँ पे तिलोत्मा सेन। इन्होंने ब्रोंज मेडल यहाँ पर वीमेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जीता है। लेकिन आपको याद रखना है रुद्राक्ष पाटिल जी किस गेम से एसोसिएटेड है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए अगली बात करते हैं हम यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। इन्होंने रिसेंटली 2 पुस्तकों को लॉन्च किया है, 2 बुक्स को लॉन्च करने का काम रिसेंटली इन्होंने किया है। पहले हम उन बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने 2 पुस्तकें रिलीज की हैं। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्शन ऑफ थॉट्स और सेकंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स को चेन्नई में लॉन्च करने का काम तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने किया है और इन बुक को लिखने का काम, मतलब इन बुक के ऑथर या राइटर जो है वो प्रोफेसर V धर्मलिंगम है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं। भारत की राजनीति में इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा और इनकी एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की आइडियोलॉजी भी रही है, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा मंथली पब्लिकेशन भी किया जाता था जिसका नाम था राष्ट्रधर्म, ठीक है। इसके अलावा ये 10वें नंबर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं भारतीय जनसंघ के 1967 से 68 के बीच में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर 2 पुस्तकों को लॉन्च करने का काम तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के द्वारा किया गया है। चलिए अब ये कौन है, ये अमित शाह के बेटे हैं जिनका नाम है जय शाह। और जय शाह कौन है, BCCI के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, ठीक है।
तो इन्होंने रिसेंटली हमें बताया है कि टाटा बिकम द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द WPL। तो IPL का स्पॉन्सर भी टाटा हो गया और WPL का स्पॉन्सर भी कौन हो गया है? टाटा हो गया है। WPL का पहला एडिशन जो है वो शुरू होने वाला है मार्च में मुंबई में, ठीक है। तो टाटा ग्रुप बिकम द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द WPL मतलब वीमेंस प्रीमियर लीग। इस बात की जानकारी BCCI के सेक्रेटरी जय शाह के द्वारा रिसेंटली हमको दी गई है। पहला जो मैच है वो 4 मार्च को खेला जाएगा गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियंस के बीच में DY पाटिल स्टेडियम में। अब यहाँ पे जो WPL है उसमें 5 फ्रेंचाइजी टीम यहाँ पे खेलने वाली है। वो पांचों टीम के नाम आप चाहे तो याद रख सकते हैं क्योंकि ये पहला एडिशन है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड UP वॉरियर्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं BCCI के बारे में तो BCCI का फॉर्मेशन 1928 में हुआ था। मुंबई में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा और वर्तमान में जो प्रेसिडेंसी है या प्रेसिडेंट है वो रोजर बिनी है। रोजर बिनी फिलहाल में BCCI के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि कल बर्निंग इशू मैंने कवर किया था और बर्निंग इशू में मैंने बताया था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, इसलिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स में नहीं इंक्लूड किया है। वो आपको बर्निंग इशू में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने क्या डिस्कशन किया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उस बर्निंग इशू जो कि आपको परचम वॉल्यूम 2 पे मिलेगा उसमें आप देखेंगे मैंने बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, इसके पीछे के क्या क्या क्लॉजेस हैं, कौन से आर्टिकल हैं और किन आर्टिकल्स के जरिए जो है वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है या डिस्प्यूट सॉल्व करने की मैकेनिज्म है, और अभी ये चर्चा में क्यों है और क्यों भारत ने पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस दिया है, ठीक है। तो इस वो सारी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिल जाएगी। आप इसको परचम वॉल्यूम 2 में जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह इनॉग्रेट्स 15th एडिशन ऑफ इलेक्रमा 2023। हमारे ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। इन्होंने 15वां एडिशन इलेक्रमा का लॉन्च किया है। कहां पर? तो आप देखेंगे इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा NCR रीजन इंडिया में, ठीक है। तो ये 15वें नंबर का एडिशन है। यहाँ पर बेसिकली इस इवेंट को अटेंड करने के लिए विवेक कुमार देवगन भी आए थे। विवेक कुमार देवगन जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है REC लिमिटेड के, और कई सारे दूसरे ऑफिशियल्स भी यहाँ पे शामिल हुए थे। अब यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है इस इवेंट के पीछे का एजेंडा क्या है? तो बेसिकली हम पावर सेक्टर में कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं। हम स्मार्ट मीटर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम मेथनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एथेनॉल को ब्लेंड करना हमने शुरू कर दिया, और हम एनर्जी के फील्ड में, पावर सेक्टर के फील्ड में और क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं, उसके लिए इस एक्सरसाइज को या इस एडिशन को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। और किसने कंडक्ट कराया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ने। अच्छा, थीम क्या है? रीइमेजिंग फॉर फ्यूचर, रीइमेजिंग द फ्यूचर, मेटामॉर्फोसिस ऑफ द पावर सेक्टर इन इंडिया, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करना है हमको। विच स्टेट और UT इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल रीजन इन इंडिया एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। तो हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। आइए हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जिसको XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया है इंडिया, USA और चाइना की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है क्लाइमेट चेंज से। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का जिस इकोनॉमी पे असर पड़ेगा वो भारत, USA और चाइना की इकोनॉमी होगी। और 2050 तक आउट ऑफ 2600 टेरिटरीज जो टॉप 14 आपके कंट्रीज होंगे, सॉरी टॉप 14 जो आपके स्टेट होंगे वो भारत के होंगे, ठीक है ना। 2050 तक मतलब भारत के 14 ऐसे राज्य होंगे जो टॉप 100 में होंगे और जिन पर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट, जिन पर क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन को देखने को मिलेगा। तो बिहार यहाँ पे सबसे अधिक संवेदनशील बताया जा रहा है आने वाले समय के लिए, जिसका पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर होगा। क्लाइमेट चेंज से असर होने का मतलब है कि तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके अलावा यहाँ पे फ्लडिंग की समस्या आएगी, बाढ़ की समस्या आएगी या सूखे की समस्या भी आ सकती है। तो इस हिसाब से पूरे ग्लोबल रैंकिंग में बिहार की पोजीशन फिलहाल कितनी बताई जा रही है? 22 बताई जा रही है। बिहार की पोजीशन 22 बताई जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडियाज क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल फॉर 2050, 2050 के लिए भारत की क्या प्रोफाइल है यहाँ पे। तो 14 इंडियन स्टेट जो होंगे वो टॉप 100 में शामिल होंगे, जिनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु जो है वो टॉप पर रहने वाले हैं, जिनमें सबसे अधिक क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखने को मिलेगा और कई सारी फ्लड भी देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत बड़ा कारण होंगी
यहाँ पे इन राज्यों को नुकसान पहुंचाने के पीछे। बिहार की अगर ग्लोबल रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो वो 22nd नंबर पे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 25 और फिर असम राज्य की रैंकिंग आपको 28 नंबर पे देखने को मिलेगी। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि 1990 से 2050 तक जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा जिस राज्य को पूरी ग्लोबल लेवल पे, वो असम है। Assam is the global topper within the top 50 vulnerable region in the term of increase of climate impact during 1990 to 2050। ठीक है, 1990 से 2050 तक लगभग 300% से ज्यादा यहाँ पे आपको क्लाइमेट का असर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल फॉर 2050 हम पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा? चाइना करेगा। चाइना के 50 से ज्यादा ऐसे रीजन होंगे जो कि इसकी चपेट में आएंगे। उसके बाद यूएसए होगा हाई रिस्क पे। टॉप 100 में यूएसए के 18 स्टेट आएंगे और थर्ड नंबर पे इंडिया है। आपको पता है टॉप 100 में इंडिया के 14 स्टेट शामिल होंगे। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस में होगा? बिहार में होगा। बिहार की ग्लोबल रैंकिंग कितनी होगी? 22nd नंबर की होगी। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट भी पड़ेगा वो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ही पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नितिन गडकरी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क। नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर रखी है? नागपुर महाराष्ट्र में ये आधारशिला रखी है। और इस दिव्यांग पार्क का नाम क्या रखा गया है? अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। इस दिव्यांग पार्क का नाम भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महाराष्ट्र में या नागपुर में नितिन गडकरी ने जिस दिव्यांग पार्क, वर्ल्ड के जिस लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा है, उस दिव्यांग पार्क का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन था कि जो ब्लाइंड पर्सन है या फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए। और क्योंकि हमको सबका साथ सबका विकास करना है, इनको भी इंक्लूसिव सोसाइटी से जोड़ा जाए, इसलिए 2016 में हमने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को भी पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि जो डिसेबल पर्सन है उनको भी डिग्निटी से जीने का अधिकार और राइट टू लिव अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो डिसेबल लोगों के लिए भी तो है। इसलिए यहाँ पे इंक्लूजन करने के लिए, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क का फाउंडेशन स्टोन नितिन गडकरी जी के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में रखा गया है, जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। ठीक है, ये वर्ल्ड का अपने तरीके का पहला इंक्लूसिव डिसेबल पार्क है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। नोडल एजेंसी भी आपको याद रखना, जिसमें 21 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी होंगी डिसेबल पर्सन के लिए। वो यहाँ पे टच और स्मेल कर सकते हैं गार्डन को, कई सारी थेरेपीज होंगी, वाटर थेरेपी होगी, है ना, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्ट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की मेजबानी कौन करने वाला है? तो म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में है। तो म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की या कॉन्फ्रेंस की जो मेजबानी करेगा वो जर्मनी करेगा। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इज द एनुअल कॉन्फ्रेंस दैट फोकस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इशू। तो हर साल होने वाली ये कॉन्फ्रेंस है जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी इशू पे कंसर्न करती है, उन पर डिस्कशन होता है। और यहाँ पे जो प्राइमरी एजेंडा होगा जिसपे डिस्कशन होगा इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो रशिया और यूक्रेन के वॉर पे यहाँ पर डिस्कशन होगा, जिसमें अलग अलग कंट्री के सीनियर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिशियन और मिलिट्री लीडर यहाँ पे शामिल होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड टू जर्मनी, म्यूनिक में। ठीक है, और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स रशिया जो है वो अपने डेलीगेट्स को इस इवेंट में नहीं भेज रहा है, क्योंकि आखिरकार ग्लोबल सिक्योरिटी इशू पे जो डिस्कशन होना है वो रशिया यूक्रेन पे ही तो होना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंड्रा प्रोजेक्ट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ एट 5.9%। अब देखिएगा इंड्रा क्या है? इंड्रा एक इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी है, क्रेडिट एजेंसी है भारत की। और ये पूरी तरीके से 100% सब्सिडी है, 100% ओन सब्सिडी है फिच ग्रुप की। इसका हेड ऑफिस आपको मुंबई में मिलेगा और 7 अलग अलग इसकी ब्रांचेस भी मिलेंगी। साथ ही साथ इसको मतलब जो इंड्रा है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है आरबीआई और सेबी के द्वारा। तो बेसिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और रिसर्च एजेंसी है भारत की। और इन्होंने भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए फोरकास्ट की है। इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या जीडीपी ग्रोथ होगी वो 5.9% रहेगी, जो कि आरबीआई की रिपोर्ट से कम है। आरबीआई ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी 6.4% रहेगी, वहीं इंड्रा कह रही है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बीईएल ने एमओयू साइन किया है एडीए फॉर एडवांस मीडियम एयर कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। देखिएगा, अभी आपको पता है एरो इंडिया 2023 एरो शो हो रहा था, कहाँ पर? बेंगलुरु में, है ना। वहीं पर ये एमओयू साइन किया है। एमओयू नवरत्न पीएसयू बीएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया है
किसके साथ? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब एडीए, डीआरडीओ एंड सिस्को। तो ये जो बीईएल ने एमओयू साइन किया है वो डीआरडीओ के साथ भी किया है, सिस्को के साथ भी किया है, और एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ भी किया है। तो बीईएल और एडीए के बीच में क्या एमओयू हुआ है? तो बीईएल और एडीए, बीईएल और एडीए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो है फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए। मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को दोनों मिलकर तैयार करेंगे। अब बात करेंगे बीईएल और सिस्को के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो दोनों नेटवर्किंग सिक्योरिटी के सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रल मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे I2U2 जो ग्रुप है, 4 देशों का ग्रुप है बेसिकली, जहाँ पे I का मतलब है इंडिया और दूसरे I का मतलब है इजराइल, U का मतलब है यूएसए और दूसरे U का मतलब है यहाँ पे यूएई। तो यहाँ पे एक जॉइंट इनिशिएटिव है I2U2, वो इंडिया, यूएसए, यूएई और इजराइल का इनिशिएटिव है, जो कि फूड सिक्योरिटी, आपका कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, टेक्निकल हब, आपका इंडो पैसिफिक रीजन की जो सिक्योरिटी है, उन सारे सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में ये काम करते हैं और उस पर डिस्कशन किया जाता है। अभी आने वाले समय में जो ये वाइस मिनिस्टर मीटिंग हो रही है उस पर भी रीजनल अपॉर्चुनिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है इन देशों में, फूड सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे हुआ जाएगा। अभी जो I2U2 की वाइस मिनिस्टर मीटिंग हो रही है उसको यूएई इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। इसमें भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल होंगे, यूएई के प्रेसिडेंट शामिल होंगे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफ इजराइल भी यहाँ पे शामिल होंगे, और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएसए यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वोकोंग वॉलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। देखिएगा, आप लोगों ने जोशीमठ के बारे में रिसेंटली सुना होगा, न्यूज़ में था कि जोशीमठ की ज़मीन धसक रही है, क्या रीज़न है ना? क्या एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो एक रीज़न है? ऐसे कई सारी बातों आप लोगों ने सामने देखी होंगी। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड में जोशीमठ का भी अभी केस हुआ है और चल ही रहा है, तो यहाँ पर एक और पावर प्लांट बनाने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है, जिसका नाम है बोकांग वलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो वहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को वापस लो, हमारे उत्तराखंड की ज़मीन पे, मतलब इस रीजन में पर्टिकुलरली आपको किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा जोशीमठ का क्राइसिस हुआ, हम नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन पर भी फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस हो, क्योंकि बहुत ही फ्रजाइल जो ज़मीन है या लैंड है वो उत्तराखंड के रीजन की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे न्यूज़ यही है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट बोकांग वलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये किस नदी पे बनाया जा रहा है और क्या कहानी है, आइए हम समझते हैं। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है धौली गंगा रिवर पर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ये जो बोकांग वलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 165 मेगावाट की होगी। ठीक है, और इस पर एक कॉन्क्रीट डैम बनाया जाएगा 65 मीटर का। ओके, और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम और पूरा कंस्ट्रक्शन करने का जो काम है वो कौन करेगी? THDC इंडिया लिमिटेड करेगी। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहला तो धौली गंगा रिवर के बारे में हमें पता होना चाहिए, दूसरा ये जो THDC इंडिया लिमिटेड है इसके बारे में पता करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धौली गंगा रिवर के बारे में। धौली गंगा रिवर, आप सभी को पता होगा कि धौली गंगा रिवर जो है वो अलकनंदा रिवर से मिलती है। अलकनंदा रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है धौली गंगा रिवर, और जहाँ पर धौली गंगा रिवर और अलकनंदा रिवर आपस में मिलते हैं उसको हम विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। ये जो धौली गंगा रिवर है इसकी जो लेंथ है वो 94 किलोमीटर की है, और तपोवन जो बहुत ही फेमस हॉट स्प्रिंग है वो भी बैंक ऑफ धौली गंगा रिवर पर ही सिचुएटेड है। धौली गंगा रिवर जो है वो नीति पास, जो बॉर्डर रीजन है गढ़वाल रीजन उत्तराखंड और साउथ वेस्टर्न तिब्बत से ये नदी निकलती है, अलकनंदा में मिलती है, और अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलते हैं उसे हम विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलते हैं उसे हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नीचे आती है, अलकनंदा से पिंडार जहाँ पे मिलती है तो उसको हम कर्णप्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा थोड़ा और नीचे आती है ना, अलकनंदा रिवर थोड़ा और नीचे आती है तो पिंडार रिवर मिल गई, कर्णप्रयाग कह दिया हमने। फिर मंदाकिनी से मिलती हैं तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको हमने रुद्रप्रयाग कहा है। और फिर अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलते हैं हरिद्वार में उसको हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे THDC इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये बेसिकली एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। ठीक है, इसको पहले हम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा इस कंपनी को रन किया जाता है।
ठीक है। इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1988 अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया है। तो एक मिनीरत्न कंपनी है जो कि अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का काम करती है। तो आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि ये जो बोकांग वलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस नदी पे बनाने के लिए प्रपोज किया गया है। तो धौली गंगा रिवर इज द राइट आंसर। 165 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसके लिए पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पे रन हो रहा है। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे पहली पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन वाज हेल्ड इन गोवा। तो पीएम गति शक्ति जो मिशन है उसकी रीजनल पहली वर्कशॉप वेस्टर्न और सेंट्रल जोन के लिए कहाँ पे हो रही है? गोवा में हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। उन्होंने रिसेंटली 33rd पुलिस पब्लिक मेला ऑर्गेनाइज किया है जम्मू में। अब सेबी ने यहाँ पे एक प्रपोजल दिया है और सेबी ने कहा है कि जब आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हो तो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ आप मीटिंग करो और हर 5 साल में मतलब आप यहाँ पर जो है वो आपसी सहमति से एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करो। ऐसा ना हो कि परमानेंट एक डायरेक्टरशिप चली आ रही है। तो सेबी हैज़ प्रपोज दैट द लिस्टेड एंटिटी शुड टेक अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर एटलीस्ट वंस इन द 5 ईयर। तो जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी लिस्टेड कंपनी है, उनको अपने शेयर होल्डर से कम 5 साल में एक बार अप्रूवल लेना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो कि बोर्ड को सर्व करते हैं, जिससे एक जो प्रैक्टिस चली आ रही है ना परमानेंट डायरेक्टरशिप की, उसको आप हटा सकें और 5 साल में कम से कम डायरेक्टर के लिए अप्रूवल भी हो जाए शेयर होल्डर से और डायरेक्टर को बदला भी जा सके। नेक्स्ट है, देखिएगा बहुत लंबे समय से चल रहा था महाराष्ट्र में शिवसेना, कौन सी एक्चुअल शिवसेना है, एकनाथ शिंदे जी की है या उद्धव ठाकरे जी की है ना? तो यहाँ पे फाइनली अप्रूवल दे दिया गया है चीफ अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कारण द्वारा कि जो एक्चुअल शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है और एकनाथ शिंदे जी जो है वो शिवसेना के लीडर चुने गए हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जो हैं उन्हें शिवसेना का चीफ या लीडर बनाया गया है और उनको जो है वो बो एंड एरो इनको सिंबल भी दिया गया है। चलिए, अब लगभग 2 डिकेड के बाद, लगभग 2 दशकों के बाद जो है वो डेनिश जो रॉयल फैमिली है वो भारत में विजिट पे आई हुई है। ठीक है ना? डेनमार्क क्राउन प्रिंस जिनका नाम है फेडरिक एंड्रे हेनरिक, ये 5 दिन के विजिट पे आए हुए हैं भारत और इनको इनविटेशन भेजा था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, जिनके कहने के बाद ये डेनमार्क के रॉयल प्रिंस जो हैं वो भारत में 5 दिन की यात्रा पे आए हैं। अब आके क्या एमओयू साइन होगा, क्या होगा, वो हम 5 दिनों बाद ही डिस्कस कर पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम आने वाले समय में देखेंगे। अंत में हम बात करते हैं चैट जीपीटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर के रखा है। ओपन एआई के द्वारा इसको डेवलप किया है। अब इसने फाइनली चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस वुमेन AI रिटर्न ई बुक ऑन अमेजन। तो यहाँ पे अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, अगर आप एक ऑथर नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो आप एक बुक लिख सकते हैं। ठीक है? तो चैट जीपीटी ने इंट्रोड्यूस किया है वुमेन AI रिटर्न ई बुक ऑन अमेजोन। ठीक है? तो ये हमारी हेडलाइंस थी, सॉरी शॉर्ट न्यूज़ थी। अंत में ये कुछ हेडलाइंस है जो हमने आज न्यू डिस्कस की है ना, वही सारी न्यूज़ की आपको हेडलाइन यहाँ पे मिल जाएगी। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स पे बना सकते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ में तो होगी ही होगी। ठीक है? इतनी चीज़ें डन। ये बिहार वाला जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। ओके, टिक। चलिए अब बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो झारखंड में लगाया जा रहा है, सॉरी हरियाणा में लगाया जा रहा है। आई एम सॉरी, झारखंड गलती से निकल गया, हरियाणा में लगाया जा रहा है। हरियाणा इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया लॉन्च द बिजनेस काउंसिल चैप्टर। तो इंडिया ने बिजनेस काउंसिल चैप्टर की शुरुआत इंडिया और यूएई ने मिलकर की है। तो यूएई इज द राइट आंसर। यूएई इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर पासपोर्ट इंश्योरेंस के लिए, सॉरी पासपोर्ट एश्योरेंस के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंगापुर के पीएम कौन है? तो सिंगापुर के पीएम जो है वो है ली हिसिन लुंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे यूनिसेफ ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अभी हमने देखा था आयुष्मान खुराना इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। फिर है, जादुई पिटारा किसने लॉन्च किया है? कल हमने जादुई पिटारे के बारे में बताया था, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे नीति आयोग के नए सीईओ होंगे वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुपोषित माँ अभियान किसने लॉन्च किया था? एक्चुअली अभी का अभियान नहीं, सुपोषित जो माँ अभियान है वो 2020 में मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था कोटा राजस्थान में। और लोकसभा के स्पीकर जो है हमारे ओम बिरला, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की थी। और सुपोषित माँ अभियान का जो सेकेंड फेज था वो 2022 में शुरू किया गया था। अभी इस अभियान को बहुत अप्रिशिएशन मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें जो है प्रेग्नेंट वीमेन और छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 लिटरेचर की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए, साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा वी मधुसूदन नायर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023 किसे जीता है, किसने जीता है? और मई में जो आपकी नेशनल ज्योग्राफी की बुक आएगी उसका भी कवर पेज ये फोटो ऑफ द ईयर होगा, जिसमें आपको ईगल्स, डांस ऑफ ईगल है। तो किसकी ये फोटोग्राफी है? आपको 4 नाम दिख रहे हैं, जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए और इंटरेस्टिंग करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।